एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी क्यूआर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में डबल ओ डबल ई अप्रोच ज़रूर सुना होगा, राइट। तो ये क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं दो ऑप्शनल पेपर, एक एथिक्स और एक ऐसे। तो ये मेंस के जो हमारे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रयास के साथ मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन यहाँ पे रखूँगी जिसको हम मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लेते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब महिला नेतृत्व विकास। तो शुरू करते हैं एक खूबसूरत कोटेशन के साथ में। मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कोटेशन है, तो जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के तहत ये कोटेशन को दिया था। ओके, तो बात करते हैं आगे। महिला विकास से महिला नेतृत्व विकास की ओर जो वर्तमान सिनेरियो है हमारा, वो ये है। तो अभी हम बात कर, आई एम श्योर आपने अपनी इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ में विकास और वृद्धि को आपने ज़रूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो क्या होता है ये वृद्धि, मतलब होता है गणनात्मक होती है ये, जिसमें हम जीडीपी को काउंट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो और इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा इनकम से हमारी वृद्धि को हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो और विकास विकास क्या होता है आपका, गणनात्मक होता है और गुणात्मक होता है, राइट। तो जिसमें हम सोशल डेवलपमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे और हेल्थ पे, पॉवर्टी, ये सब कुछ हमारी विकास होता है। और विकास का मतलब ये भी है कि आपका चहुमुखी विकास मीन्स आपका आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक विकास से भी है। तो महिलाओं का मीन्स चहुमुखी विकास करने से है। ओके, तो और आगे हम बात करते हैं महिला नेतृत्व विकास की। तो महिला नेतृत्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग से। आई एम श्योर आपने अपने इकोनॉमिक्स में ही ये ज़रूर सुना होगा, जब हम सेक्टर के बिहाफ पे इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे जो पंचम क्षेत्र होता है, जो मैनेजमेंट सेक्टर होता है, जिसमें कि हम लोग डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है, जो उसमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। तो ये है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले हम पाषाण काल में देख लेते हैं। तो पाषाण काल में महिला और पुरुष जो है इक्वली ट्रीट किया जाता था दोनों को। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। ओके, तो वैदिक काल में क्या हुआ कि इसको हम दो कालों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेदिक है उसमें लैंगिक भेद का दृष्टिकोण हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे सभा और समिति थी जिसमें महिलाएं जो हैं वो भागीदारी करती थी, जिसमें कुछ महिलाओं के नाम है अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये कुछ महिलाओं के नाम हैं। ओके, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि स्थितियों में गिरावट आई, सभा और समिति में जो महिलाओं की भागीदारी है वो कम होने लग गई। ओके, तो हम आगे चलते हैं महाजनपद काल। जो इसमें क्या हुआ कि स्थिति जो है उसमें महिलाओं की वो उसमें गिरावट शुरू होने लग गई थी, जिसमें जैसे कि बहुविवाह यहाँ पे प्रचलित हो गया। ओके, और आगे हम बात करते हैं मौर्य काल में। यहाँ पे थोड़ी संतोषजनक थी, क्योंकि यहाँ पे पुनर्विवाह नियोग करने की अनुमति थी। आगे हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में स्थिति जो है उसमें फिर से गिरावट आई। और गुप्त काल में क्या हुआ कि जो महिलाओं की स्थिति है उसमें और गिरावट आई, मीन्स जैसे बाल विवाह, ये प्रथाएं भी प्रचलित होने लग गई थी। ओके, तो आगे हम बात करते हैं मध्यकाल में। अनेक सामाजिक कुप्रथाएं थी, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा दुर्दशा, तलाक, दहेज, वेश्यावृत्ति के कारण महिलाओं की स्थिति में और ज़्यादा गिरावट आई। तो ये मध्यकाल में भी महिलाओं की स्थिति कुछ खास नहीं थी।
तो अभी 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 हम बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व महिलाएं आंदोलन। तो स्वतंत्रता से पूर्व कुछ महिलाओं के मैं आपके सामने एक नाम रखना चाहूँगी जिन्होंने महिला अधिकारों के बारे में बात करी। जैसे एनी बेसेंट हो गया, भीकाजी कामा हो गया, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, ये कुछ महिलाएं थी। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से जो मध्यकाल में थे, मध्यकाल में अधिकार कम थे, कर्तव्य हमारे ज़्यादा थे। तो अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्व महिला आंदोलन में सबसे पहला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज में इनके प्रयासों के द्वारा सिविल मैरिज एक्ट 1972 को लेके आया गया, जिसमें कि जो महिलाओं की शादी की जो उम्र थी उसको 14 कर दिया गया और पुरुष की 18 कर दिया गया। यहाँ पे सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। ओके, तो प्रार्थना समाज का भी इसमें बहुत रोल रहा है, जैसे बहु विवाह, विधवा दुर्दशा, बाल विवाह, इन्होंने इसकी पूरी तरह से निंदा की और इसको दूर करने के प्रयास किए इन्होंने। आगे हम बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज ने भी क्या किया, शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया और जो समाज में अन्य कुरीतियाँ थी उनका विरोध किया और आलोचना की। ओके, तो यहाँ आगे राष्ट्रीय महिला संगठन की भी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था नैतिक और भौतिक प्रगति के जो आधार पर जो सभी महिलाओं को एक साथ लेके आना। सभी महिलाओं को एक साथ लाने का मतलब यहाँ पे यह है कि धर्म, जाति, इनके बियॉन्ड सबको एक साथ लेके आना था। ओके, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कृषक संघर्ष विद्रोह। तो इसमें सबसे पहले है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया। और ऐसे ही है तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष, तो ये भी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंधुआ दास्ता जो थी के विरुद्ध जो वल्ली जनजातीय विद्रोह था, यहाँ पे भी महिलाओं ने बहुत भागीदारी निभाई अपनी। श्रमिक आंदोलन में अहमदाबाद जो टेक्सटाइल था उसका नेतृत्व अनुसुईया साराभाई के द्वारा किया गया। ओके, तो आगे हम अन्य में बात करते हैं। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य महिला अधिकारों के बारे में महिलाओं में जागरूकता लेके आना था। और 1917 में द वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य भी यही था। तो वर्तमान बाधाएं, अब हम आगे देखते हैं कि वर्तमान बाधाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है कम श्रम बल भागीदारी। तो एक रिपोर्ट है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ओके, तो उसमें ये बोला गया कि जो उच्च शिक्षा में जो महिलाओं का नामांकन है वो 48.6% है, लेकिन उनका श्रम बल में भागीदारी जो है 18.6% है। तो ये अपने आप में बहुत सोचनीय बात है। तो ऐसे ही जो NHSO की रिपोर्ट है, उन्होंने भी यही वो बात बोली थी कि एजुकेशन और रोजगार में जो संबंध है वो यू आकार का है। जो इनका कर्व बनता है वो यू आकार का बनता है। वो क्या यू आकार का मीन्स यहाँ पे कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है वैसे वैसे रोजगार भी बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है इसमें डिक्लाइन हो जाता है रोजगार में। ओके, तो आगे हम बात करते हैं सामाजिक दबाव का होना। ये बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम है, सामाजिक दबाव का होना। सामाजिक दबाव के चलते ही बाल विवाह या अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स का कैरियर ये थम सा जाता है, उनकी एजुकेशन रुक सी जाती है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि थर्ड क्या है, अनौपचारिक कार्य की व्यापकता। अनौपचारिक क्षेत्र, इसको इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें कि आपको सोशल सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं होती है
ओके, तो इसमें एनसीईआरटी का डेटा है जिसमें कि ये बोला गया कि 94% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनौपचारिक क्षेत्र में हमारी कार्य कर रही है, और जिसमें भी महिलाएं जो हैं वो 6 मिलियन के आसपास इसमें काम कर रही हैं। तो ये सोचनीय बात है अपने आप में। आगे है संसाधनों तक पहुंच नहीं। संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच नहीं हो पाती है, स्वास्थ्य हो, चाहे परिवहन हो, चाहे शिक्षा हो, तो इन तक पहुंच नहीं हो पाती। ये भी बहुत बड़ा कारण है अपने आप में। ये आगे घरेलू हिंसा या वैवाहिक हिंसा या हिंसा कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जैसे एसिड अटैक हो गया, और मॉब मीन्स वो फीमेल फेटिसाइड्स, ये सब कुछ हमारे हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ओके, अशिक्षा 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 बहुत बड़ा रोल है इसका ये बाधाओं में। तो ये एक कह सकते हैं एक सेंट्रिक प्रॉब्लम है, जिसमें कि एक चक्र का निर्माण करता है। वो कैसे? अशिक्षा होगी तो कुपोषण होगा, कुपोषण से बेरोजगारी होगी, और इसमें फिर कहाँ से वो नेतृत्व कर पाएंगे, राइट। तो आगे हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान और कानून की बात करते हैं। तो यहाँ पे है, पहला है शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट, जिसमें आगे फिर सर्व शिक्षा अभियान को भी लेके आया गया। आर्टिकल 15(3) जिसमें महिला और बच्चों के लिए सरकार जो है वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है। तो आगे दहेज रोकथाम अधिनियम 1961, ओके, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसमें कि महिलाओं की स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। काम का अधिकार, जिसमें समान पारिश्रमिक एक्ट 1976 को लेकर आया गया। कार्यस्थल पर सुरक्षा, यहाँ पे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 लेके आया गया, और इससे पहले विशाखा गाइडलाइंस को भी लेके आया गया, है ना। बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006 को लेके आया गया। तो आगे हम बात करते हैं कि नियोजित विकास के अंतर्गत क्या किया गया। देखिए, स्वतंत्रता के बाद से अभी तक की हमारी महिलाओं के प्रति जो नीतियां हैं वो उसमें किस तरह की रही हैं, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रही कल्याण से विकास की ओर, फिर विकास से सशक्तिकरण तक रही। तो ये कैसे कैसे रही वो डिस्कस करते हैं। 1970 तक जो थी वो कल्याण को केंद्र में रखा गया, मीन्स इसमें इस तरह की नीति बनाई गई कि महिलाओं का कल्याण हो सके, मीन्स उनको उनकी स्थिति में थोड़ी सी सुधार किया जाए, और इस तरह से कोशिश की गई। और 1980 तक किस तरह विकास जो है वो केंद्र में रहा। विकास मीन्स उनका आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक इन पे ध्यान दिया गया, ओके। और 1980 के बाद में उनका सशक्तिकरण पर बल दिया, मीन्स कैसे वो मीन्स डिसीजन मेकिंग में शामिल हो और वहाँ पे अपना रोल को डिफ़ाइन करे, उस पे बहुत बल दिया गया, ओके। तो आगे हम देखते हैं कि संवैधानिक और कानून के अलावा भी समाज में संतुलन के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कुछ योजनाओं की शुरुआत की गई। तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले है सुकन्या समृद्धि योजना, ओके। फिर उसके बाद एक और योजनाएं क्या क्या रही। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हो गई, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, पीएम मातृत्व वय वंदना योजना, ओके।
तो इसमें से मैं कुछ योजनाओं का ज़िक्र करूँ तो जैसे उज्ज्वला योजना, जिसमें कि सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था की गई, और जिसमें अभी तक 6.86 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचा है, और अभी सरकार का एम 8 करोड़ तक है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो केरोसिन या लकड़ी का यूज़ करके खाना बनाती हैं, जिनकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसको दूर करने के लिए उनको एलपीजी सिलेंडर दिए गए। ओके, तो और यहीं पे बात करूँ मैं कि जो यहाँ पे जन धन योजना के तहत अभी तक 70% जो महिलाओं के जो बैंक अकाउंट 70% जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है बैंक में, और उनका वित्तीय समावेशन बढ़ गया है। ओके, तो ये बात है। आगे हम बात करते हैं स्वैच्छिक संगठनों की क्या भूमिका रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल अगर मैं कहना चाहूँ तो वो स्वयं सहायता समूह का रहा। तो ये स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? ये ये समान सामाजिक आर्थिक स्तर वाले एक समूह होते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, सूक्ष्म उद्यमों का एक ऐसे समूह होता है जिसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं, और इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होता है, और ये एक गेम चेंजर के रूप में सामने आया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी कुटुंबश्री का, जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ है। आगे आगे जो संगठन की बात करूं, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ये जिन्होंने महिला अधिकारों के बारे में बात करी। आगे बात करना चाहूँ कि निर्भया मामला और वर्मा समिति, ऐसे ही समय समय पर कुछ समितियों का गठन किया गया, जैसे दहेज प्रथा को करने के लिए भी समितियों का गठन किया गया। तो समय समय पर ये समितियों का गठन किया गया। तो अब हम बात करते हैं कि उठाए जाने वाले कदम क्या होने चाहिए हमारे द्वारा। तो सबसे पहले है शिक्षा बनाम रोजगार अनुपात बनाए रखना, जिसे हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि किस तरह से जो शिक्षा और रोजगार में जो उनका संबंध है वो वक्र किस तरह से बनता है, यू आकार का बनता है। तो इसको कम करने के लिए हमें शिक्षा पर बल देना होगा। इसके लिए हमें आधारभूत संरचना को बढ़ाना होगा, जिससे कि शिक्षा, ये स्वास्थ्य, ये सभी बढ़ जाएं। इसका जैसे केरल है, केरल को हम क्या कहते हैं, गॉड ओन कंट्री। तो वहाँ पे लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। तो उनका ये पीछे का कारण क्या है कि लिटरेसी वहाँ पे ज़्यादा है? वहाँ पे आधारभूत संरचनाएं बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे ही हमें आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाना होगा, महिलाओं की भागीदारी उसमें बढ़ानी होगी। ओके, तो आगे हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा और पोषण सहित स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये स्वास्थ्य सुविधाएं हमें प्रोवाइड करवानी होगी, ताकि महिलाएं जो हैं वो एक स्वस्थ संसाधन के रूप में आर्थिक क्रियाओं से जुड़ सकें, जिससे कि उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी एक स्वस्थ संसाधन के रूप में हमारे सामने आए। ओके, तो आगे है महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा को रोकना। जो महिलाओं के विरुद्ध जो है जो हिंसा हो रही है उसको हमें रोकना, उसके लिए हमें उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, और यहाँ पे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को पर बल देना। ये सब कानून की सहायता लेना, इससे हम कर सकते हैं। राइट,
तो आगे हम पढ़ते हैं महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे मैं आपके सामने एक शब्द रखना चाहूँगी कि रोज़गार का गुलाबीकरण हो जाता है। मीन्स गुलाबीकरण से मतलब ये है कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नर्स या फिर मीन्स टीचर, इनके ही सेक्टर्स में ज़्यादा खुल के काम करती हैं, और जो और सेक्टर होते हैं उनमें उनकी कंपेयर टू अदर सेक्टर्स उनमें उनकी भागीदारी काफ़ी कम होती है। तो ये जो रोज़गार का गुलाबीकरण हो जाता है उसको हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो आगे हम बात करते हैं लैंगिक असमानता को कम करना। तो हम जानते हैं कि जो ये अनुपात था, मीन्स लैंगिक अनुपात, तो 1951 में ये 946 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या थी। ओके, और 2011 में 940 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ये रही। तो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट का ज़िक्र करना चाहूँगी, ILO, जिन्होंने ये बोला कि अगर लैंगिक असमानता को अगर हम 25% कम कर दिया जाए तो हमारी GDP जो है वो $1 ट्रिलियन तक वृद्धि करेगी। ओके, तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं इसके लिए प्रयास किया है, जिसमें कि अभी रिसेंटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड को बनाया गया है, जिसके तहत हम जो SDG 5 का गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे। तो यही है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।